मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पीएसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका आर ओ का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, बीपीएससी TRE 3.0 की बात है, या फिर PCS एग्ज़ाम है। जिस भी एग्ज़ाम में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, या फिर संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का प्रावधान करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों आपका केंद्र और राज्यों के बीच का राजस्व वितरण। जो दोस्तों ये भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों भारत के संविधान 280 में किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एग मार्ग क्या है? अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव यानी कि एक संस्था है, इसी सहकारी संस्था है। पॉइंट नंबर बी, व्यवस्थित जई मार्केट, जई यानी कि जौ से संबंधित। पॉइंट सी, किसानों की कोऑपरेटिव यानी कि किसानों की क्या है, सहकारिता संघ कोई एक। या फिर प्रयोग में करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर, यानी कि कोई अंडा, दूध, घी ऐसी कोई भी सामान जो बिकेगा उस पर जो है क्या करेगा, एक क्वालिटी की क्या होगी, एक गारंटी होगी। ठीक है, तो एक मार्क क्या है दोस्तों, आपका यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है खाने पीने वाली चीज़ें, तो क्या होता है अगर उस पर एक मार्क का मोहर लगा है या साइन है, स्टाम्प है, तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि वो चीज़ क्या है, प्रमाणित है और क्वालिटी युक्त है। समझ में आ गया होगा आई थिंक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, मिश्रित, एकल अर्थव्यवस्था, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो सही आंसर है दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या सही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब है कि इसमें निजीवादी और सार्वजनिक दोनों का इसमें क्या है, मिश्रण है। ठीक है, सरकार भी का भी है, कंपनियां स्थापित हैं उसको भी जो है चलती है, और फिर क्या है, प्राइवेट संस्थान भी हैं, दोनों मिलकर के क्या है, दोनों अर्थव्यवस्था मिलके बनाते हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम टैक्स से जुड़ा पैन कार्ड में PAN का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो PAN का जो दोस्तों वास्तविक फुल फॉर्म है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया। वो बैंक किस नाम से जाना जाता है? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक? ऑप्शन सोच के बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्यिक बैंक द्वारा यानी कि कमर्शियल बैंक द्वारा बट्टा गृहों, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट हाउस से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, कॉल मनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका काल मनी। क्या कहते हैं? काल मनी। हार्ड मनी दोस्तों वो होती है जिसको गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत अधिक समय तक क्या होता है, रुक के नहीं रहता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ क्या होता है, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाफ्ट मनी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने परिवार नियोजन का कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? 1965, 1962, 1957, या फिर 1952? सही आंसर दोस्तों आपका 1952 में। ठीक है, इसी वर्ष दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी आपका लागू हुआ था, और इसी वर्ष आपका प्रथम चुनाव भी इसी समय हुआ था। ठीक है, ये ईयर जो है रिलेटेड है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी बात याद रखने की। 1965 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था।
और अकाल पड़ा था। इसी समय दोस्तों क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान भी, ये भी बात रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो सही आंसर दोस्तों आपका राजस्थान। ठीक है, इससे क्या होता है, सभी फसलों को पानी भी मिल जाता है और अधिक पानी की नुकसान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, आर.के. नरसिंहन या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं दोस्तों, क्या नाम है उनका? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगर विश्व की बात होगी तो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर वर्ल्ड की बात होगी, विश्व की। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो दोस्तों, ये श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड जिसे कह सकते हैं। ठीक है, दुग्ध क्रांति से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इनके समय में यानी कि 1969-70 में क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ था, दुग्ध क्रांति जो है इस पर बढ़ावा दिया था, इसीलिए इनको दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? परियोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर निवल राष्ट्रीय आय? क्वेश्चन नंबर 10, तो सही आंसर दोस्तों आपका क्या है? नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम दोस्तों क्या होती है? पर कैपिटा इनकम वो होती है जो कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कि आपने कितना आप कमाते हैं, ये हर व्यक्ति पर इतना पैसा कमाता है। ठीक है, ये पूरे देश की आय होती है और फिर जितने व्यक्ति होते हैं उससे क्या कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, फिर जो आ जाता है उसको क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसा काम है इनमें से कि वो केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें कार्य नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण या फिर बैंकर के बैंक के रूप में कार्य? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये आपका आरबीआई का काम नहीं है। बाकी बैंकर के रूप में यानी कि बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करती है, मौद्रिक नीति पर भी जो है कंट्रोल करती है और विदेशी मुद्रा विनिमय का भी कार्य करती है। कौन? आरबीआई। किसी भी देश के साथ लेन देन होती है, ठीक है, तो इस पर यही जो है क्या करती है, पेमेंट वगैरह करती है। कह सकते हैं कि जिस करेंसी में उसको चाहिए तो इसी की ही पूरी जिम्मेदारी दी गई है। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास या फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास? भूरी क्रांति। तो सही आंसर है दोस्तों आपका भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल जो पेय हैं उनके उद्योगों का विकास इसी के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण जो है दोस्तों किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी या फिर लोगों की उदासीनता? सही आंसर दोस्तों आपका छोटे जोत क्षेत्र। ठीक है, जो आपका कृषि का आकार है, ठीक है, ये क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे छोटे ही होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक घर में 4 भाई बहन हैं, अगर उसने बंटवारा कर लिया, खेत तो उतना ही है तो ये 4 हिस्सों में बट जाएगा और ज़रूरत तो सबकी उतनी ही है, वो तो कम होने वाली नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है, जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, जितने क्षेत्रों पर आपने जुताई की हुई आपके अंडर में है तो क्या हो जा रहे हैं? छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, आपके जब खेत कम हो जाएगा तो ट्रैक्टर हो गया हो या कोई बड़ी मशीन हो तो उसकी क्या हो जाती है, अत्यधिक सही ढंग से उसको नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उसकी लागत बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी 1948, 1954, 1942 या फिर 1952? दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, और आप चेक करें कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ।
और अपने तैयारी को आप जांच सकते हैं कि मेरा कितना अभी तैयारी है और कितना तैयारी हमको करना अभी और भी ज़रूरत है। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1952। क्या सही है? 1952। क्वेश्चन नंबर 15, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यही आपका सही आंसर है SEZ का, सेज। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है। गेहूँ, जौ, चना, ये सब क्या है? रबी की फसल है। लेकिन जो चावल है ये खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ। चावल हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, कपास हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? खरीफ फसल में। क्यों? क्योंकि इनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है और उसी समय ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। चावल उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, केसी नियोगी, प्रोफेसर PC महालनोबिस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो योजना आयोग के जो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री योजना आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो उस समय वही जो है प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ठीक है। अब योजना 1 जनवरी 2015 से क्या हुआ? योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग, ठीक है। तो इसका समापन हो गया दोस्तों और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है? खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ या फिर रासायनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 18। तो सही आंसर दोस्तों आपका पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत सरकार क्या करती है? उसका आयात करने के लिए बहुत ही अधिक राशि उसको खर्च करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर या फिर निगम कर। प्रत्यक्ष कर दोस्तों ऐसा कर होता है जिसपे क्या होता है, जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट जो है टैक्स पे करता पर आता है, ठीक है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो सरकार जो है किसी वस्तुओं से प्राप्त कर लेती है, ठीक है। जैसे कोई आप मार्केट से कोई सामान खरीद कर लेके आए तो उस पर टैक्स क्या होता है? इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। जो आपके सामने आएगा प्रोडक्ट तो उस पर टैक्स लिया हुआ पहले से रहता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। और टैक्स प्रत्यक्ष कर क्या होता है दोस्तों? जिस पे आप क्या करते हैं, अपनी इनकम हो गया, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स हो गया, तो इन सब चीज़ों पर क्या होता है, आप जो है टैक्स क्या करते हैं? भारतीय गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा इसमें नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिक्री कर, ठीक है। जब कोई चीज़ आप खरीदते हैं, बेचते हैं तो उस पर टैक्स क्या होता है? पहले से ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? मानवीय संसाधनों का विकास, सामाजिक न्याय, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार या फिर आर्थिक विकास। तो सही आंसर दोस्तों आपका मानवीय संसाधनों का विकास। क्या सही है? मानवीय संसाधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? पंचायती राज व्यवस्था। तो सही आंसर दोस्तों आपका द्वितीय योजना में। कब? द्वितीय योजना में, ठीक है। प्रथम जो था आपका दोस्तों 1951 से 56 तक था और दूसरा 1956 से 61 तक था, ठीक है। और जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, ये 2 अक्टूबर कब आया था? 1959 को। कब आया था? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। कहाँ से? राजस्थान में शुरू हुआ था दोस्तों, ये राजस्थान के नागौर जिले से। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने सही ढंग से समझ लिया होगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री के उनके नेतृत्व में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता दोस्तों? अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसमें ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो अभी हमने बताया दोस्तों आपको 1 अप्रैल 1951। कब? 1 अप्रैल 1951।
13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? केसी पंत, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर एम खुसरो, डॉक्टर विजयल केलकर। 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष 24। सही आंसर दोस्तों आपका डॉक्टर विजयल केलकर। ठीक है, 13वें वित्त आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत कितना है? 2%, 3, 4 या फिर 5%? क्वेश्चन नंबर 25, सही आंसर दोस्तों 3%। कितना है? 3%। क्वेश्चन नंबर 26, आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर कौन है? तो इस समय के जो दोस्तों गवर्नर हैं वो हैं आपके डॉक्टर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है? आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था? तो सही आंसर दोस्तों आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। निजी और सरकारी दोनों सेवाओं का क्या है? सहअस्तित्व है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो अभी हमने बताया दोस्तों आपको, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को क्या है? सहअस्तित्व है, इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र या फिर अर्धविकसित राष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 29, सही आंसर दोस्तों आपका विकासशील राष्ट्र। क्या है? विकासशील राष्ट्र, यानी कि विकास के लिए क्या कर रहा है? अभी प्रयासरत ही है। ठीक है, भारत विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? आयात बंद, नियंत्रित पूंजी या फिर निर्यात बंद या फिर आयात और निर्यात दोनों बंद? ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है कि ना ही आयात होगा और ना ही निर्यात होगा, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? आपका आयात निर्यात बंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? किस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है? परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या या उद्योगों का अल्प विकास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि सही न सभी चीज़ें विद्यमान है। लोग कृषि को नहीं छोड़ पा रहे हैं और कोई दूसरे चीज़ को नहीं अपना पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से खेती करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा? इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़े रहेगी, आपके घर वाले भी पिछड़े रहेंगे, समाज भी पिछड़ा रहेगा, ऐसे देश के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और देश की इतनी विशाल आबादी है दोस्तों, इतनी जनसंख्या है कि ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। मान लीजिए कि आपने 10 कुंटल गेहूं पैदा किया, ठीक है, और पूरा का पूरा सभी लोग खा ले रहे हैं, तो फिर आपकी बाहर की इनकम कैसे होगी? आप अपने घर का बाकी खर्चा कैसे चलाएंगे? ठीक है, तो इस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उद्योग बहुत अधिक नहीं बढ़ रहे हैं या उनका विकास नहीं किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा तो फिर क्या होगा? देश की इकोनॉमी और भी बूस्ट करेगी, यानी कि और भी आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब घरेलू उत्पादन में क्या हो? वृद्धि हो, उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो। इसका मतलब ये है कि घर के 5 लोग हैं तो सभी लोग कमाने वाले हों। कहने का मतलब क्या? उनका कुछ ना कुछ घर के प्रोग्रेस में उनका योगदान हो। ये ऐसा नहीं है कि 2 लोग काम करें और 4 लोग बैठ के खाएं, तो इससे आपका जो घर है या उत्पादन क्षमता पर क्या होता है? इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, खास करके जब बच्चे या फिर जो बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या होते हैं या किसी भी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या होते हैं? उनको कहने का मतलब है वो अक्षम हो जाते हैं, यानी कि काम करने लायक नहीं रह जाते, तो वो एक भार बन जाते हैं। ठीक है, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। सभी लोगों के बीच में आय का समान वितरण हो, यानी कि सब तक क्या हो? इनकम का समान रूप से पहुँच हो और आत्मनिर्भर बने, तभी जो है देश का विकास हो सकता है। इसलिए वजह से क्या है? उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, वन, उत्खनन या फिर ये सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका कहीं ना कहीं ये प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आपकी ये सारी चीज़ सम्मिलित हैं।
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? तो सही आंसर दोस्तों आपका जो सेवा क्षेत्र आएगा ये तृतीयक श्रेणी में आता है दोस्तों, टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बैंक, हॉस्पिटल, शिक्षा, ठीक है, ये सभी लोग क्या हो रहे होते हैं, बीमा हो गया, ठीक है, बस, ट्रक, ये सब की जो यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम इसी से होती है। इसमें और इसमें लगे लोगों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। कृषि क्षेत्र में लगभग 65% योगदान है। ठीक है, और उसकी अपेक्षा इसमें बहुत ही कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्या करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक गति प्रदान कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना आयोग या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो सही आंसर दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पुराना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय आय भारत बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद या फिर उत्पादन लागत पर निवल देसी उत्पाद? ठीक है, तो 37 का जो दोस्तों सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है दोस्तों, तृतीयक सेक्टर का है। किसका है, तृतीयक सेक्टर का, यानी कि सेवा क्षेत्र का। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का आता है, उसके बाद फिर प्राथमिक क्षेत्र का आता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? KN राज, KM मुंशी, RC दत्त या फिर दादा भाई नौरोजी? तो 39 का जो दोस्तों सही आंसर है वो है आपका दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1867 में भारत की जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, उसमें 20 रुपया प्रति व्यक्ति लगाया था उस समय 1867 में, और इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि, सेवा, उद्योग या फिर अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सही आंसर है दोस्तों आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा है, सेवा क्षेत्र। या अवस्थापना दोस्तों, कोई भी चीज़ बनाना हुआ, निर्माण करना हुआ, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके द्वितीयक सेक्टर में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया विजन 2020 क्या है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भारत को विकसित देश बनाने का विवरण पत्र, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? यानी कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों ये? तो सही आंसर दोस्तों आपका NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर ऐच्छिक बेरोजगारी? 43, तो सही आंसर दोस्तों आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ये दोस्तों ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें, कहने का मतलब कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और उसमें क्या हो गया, कुछ इनोवेशन आ गया, कुछ नयापन आ गया। ठीक है, तो जो पुराने मजदूर थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, उससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तो उसमें जो कुशल होंगे, जो योग्य होंगे, और वर्तमान समय के हिसाब से उसमें क्या कर लिया जाता है, युवकों को नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी,
संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या फिर ऐच्छिक बेरोजगारी। तो सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको क्या कहते हैं? और छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहते हैं? छिपी हुई। ये इस प्रकार की बेरोजगारी होती है दोस्तों, जैसे खेती बाड़ी में, ठीक है, अगर 2 लोग काम करेंगे तब भी वही काम कर ले जाएंगे, अगर 4 लोग लगे हैं तब भी क्या हो जाता है? तब भी वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है, ठीक है, उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी, इसी को कहते हैं। क्वेश्चन 45, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डांडेकर, एवं रथ, डी.टी. लकड़ावाला, बी.एस. मिन्हास या फिर पी.के. वर्धन। क्वेश्चन नंबर 45, तो सही आंसर दोस्तों आपका राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, डी.टी. लकड़ावाला का योजना आयोग इसी के सूत्र पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में बेरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? कृषि, निर्माण, खनन या फिर ये सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका निर्माण कार्य। कौन सा है? निर्माण। बाकी कृषि और खनन तो लगभग एक ही में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कृषि को बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कि कुछ भी हो जाए लेकिन कृषि तो अपना उत्पादन करती ही रहती है। ठीक है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था इसी के बल पर चलती है और ये कभी भी डगमगाती नहीं है। इसी से देश को आगे बढ़ना होता है, लेकिन इसमें लगे हुए लोगों की संख्या क्या है? काफ़ी अधिक है। और क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा इनकम भी एक तरीके से कह सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो रोजगार के अवसर कौन सा प्रभाव करता है? जैसे उद्योग हो गए या कोई चीज़ निर्माण करना हुआ, तो सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है। ठीक है, अगर सेवा क्षेत्र होता तब भी वो आंसर उसका ना होता। क्यों? क्योंकि वो अधिक लोगों को रोजगार नहीं देती है, ये कम ही लोगों को रोजगार देती है, लेकिन इसमें क्या है? भारत सरकार को उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है? बहुत अधिक उसको गति प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबी में कमी करना, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना या फिर अल्पसंख्यकों को क्या करना? उन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 47, तो सही आंसर दोस्तों आपका गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। ठीक है, यानी कि गरीबों में भी जो और भी निम्न गरीब हैं, ठीक है, उसमें क्या करना? उन लोगों की क्या करना? मदद करना, सहायता करना। ये क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने से, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके बीपीएल परिवार के नीचे हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, ठीक है, ये योजना संबंधित थी। कौन? कुटीर ज्योति योजना। कौन सी योजना? कुटीर ज्योति योजना। इसका कुटीर उद्योगों से यानी कि लघु उद्योगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है? विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ? सही आंसर है दोस्तों आपका विश्व बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मार्शल या फिर महबूब उल हक? तो सही आंसर है दोस्तों आपका महबूब उल हक। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। ये पाकिस्तान के क्या थे? अर्थशास्त्री थे, उन्हीं की देन है ये। ठीक है, HDI मानव विकास सूचकांक, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, इन सब बातों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। और प्रति व्यक्ति इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन 3 चीज़ों के ऊपर व्यक्ति की क्या होता है? मूल्यांकन होता है कि अभी जो है आपकी अर्थव्यवस्था कितनी पीछे है और आपके व्यक्ति कितने पीछे हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पर दिया रहता है। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ठीक है, उस समय पाकिस्तान जो था बांग्लादेश का ही पार्ट था। बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था दोस्तों, तो ये बांग्लादेश के थे। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो सब एग्ज़ाम में, लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।